हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं संदीप कुमार सिंह। संदीप ने अभी भी आईबीपीएस पीओ क्लियर किया है। एंड संदीप का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है इस सेंस में कि संदीप कभी खराब स्टूडेंट नहीं थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है। उनके अपने शब्दों में, उनके अपने वर्ड्स, उनके अपने एडमिशन से उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है इसको अचीव करने के लिए बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है संदीप की। आप उनके स्ट्रगल से आप कुछ सीखेंगे। आई एम श्योर आपको सुन के अच्छा लगेगा, मजा आएगा। कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलनी चाहिए। वेलकम टू दिस स्मॉल इंटरेक्शन संदीप। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत सारी चीजें मैंने थोड़ा सा लोगों को इंट्रोड्यूस करा आपसे, बट थोड़ा सा इलेबोरेट करिए अपने बारे में, कुछ बताइए एंड फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। सर मैं शुरू से ही पोएट रहा हूँ सर। तो मैं पहले अपनी दो चार पंक्तियां सुना दूं, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। क्यों पंख बटोरे बैठा है, क्या मालूम तुझे उड़ान नहीं, शायद तुझको अब तक अपनी ही शक्ति की है पहचान नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत दिनों तक अपनी शक्ति की पहचान ही नहीं हो पाई। मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या मैं कर सकता हूँ। सर शुरू से ही मैं काफी मेरे जो टीचर्स थे, जो मेरे रिलेटिव्स थे, जो मेरे घर वाले थे, गांव वाले थे, वो हमेशा ही मुझे ब्राइट स्टूडेंट बताते रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक छोटे से गांव से आता हूं, तो वहां पे हमेशा से ही ब्राइट स्टूडेंट समझा जाता रहा। आप नाइन्थ क्लास में नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का। वहां पर 5 सीट थी, तो उसमें मेरी सेकंड रैंक आई थी और मैंने नाइन्थ क्लास में लेटरल एंट्री में नवोदय में एडमिशन लिया था। बहुत अच्छा। और सर 10th में मेरे 90% नंबर हैं और 81% हैं 12th क्लास में। तो शुरू से ही ठीक स्टूडेंट था। जो मेरे टीचर्स भी थे वो भी कहते थे कि हमेशा आगे चल के कुछ बड़ा ही करेगा, कुछ अच्छा ही करेगा, और रिलेटिव्स भी यही कहते थे। और इस चीज ने मुझे कुछ हद तक हर्ट भी किया सर। मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस जब मुझसे बहुत ज्यादा होने लगी तो मेरे ऊपर दबाव बनने लगा, और उस दबाव को शायद मैं अच्छे से झेल नहीं पाया। तो ये मेरे साथ हुआ। लेकिन मैंने जैसे संदीप ग्रेजुएशन। आपने बताया ना, एक बार एक स्टेप पीछे लेते हैं इसमें। लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड की यस प्रॉब्लम का। जैसे आपने अभी नवोदय विद्यालय की स्कॉलरशिप का एग्जाम्पल दिया, 10th 12th के मार्क्स बताए जो कि काफी अच्छे ही हैं, 12th में डिसेंट हैं, 10th में काफी अच्छे हैं। प्रॉब्लम कहाँ थी? सर, स्ट्रगल किसी को समझ नहीं आएगा जब तक आप बताएंगे नहीं कि एग्जैक्टली स्ट्रगल कहाँ पर किया था। स्ट्रगल ये हुआ कि सर फिनेंशियल कंडीशन जो घर की थी वो कभी बहुत अच्छी नहीं रही। 8 लोगों का परिवार है और मेरे पापा अकेले कमाने वाले हैं। और वो एक फार्मर है, किसान है। और घर में मैं आपको बताऊं, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने 10वीं का एग्जाम पास किया, या पहला व्यक्ति हूं जो पढ़ा लिखा है, जिसे आप कह सकते हैं कि आपके पूरे घर में आप बोल रहे फॉर्मल हैं? एजुकेशन। पूरे घर में सर, पूरे घर में मेरे मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन है। और तो स्ट्रगल तो वहीं से शुरू होगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जब ठीक नहीं है तो स्ट्रगल तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। और एक्सपेक्टेशन जब आपके ऊपर ज्यादा हो तो दबाव भी बढ़ ही जाता है। तो वहां तक तो ठीक था 12th क्लास तक। लेकिन उसके बाद फिर मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ बीएससी में, और मैंने बीएससी शुरू की। और फर्स्ट ईयर से ही मुझे ये पोएट्री का रोग लग गया, आप कह सकते हैं। पोएट्री मुझे मैंने सीख ली। हाँ हाँ। और धीरे धीरे मैं कविताएं लोगों को, अपने दोस्तों को सुनाने लगा। फिर और आगे बढ़ा और अपने सीनियर्स को सुनाने लगा, और कुछ गुरुजन उनको सुनाने लगा। तो सब लोगों ने इतनी तारीफ करी, कहा कि बहुत अच्छा लिखते हो, इतनी कम उम्र में ऐसा लिख पाना बहुतों के लिए पूरी उम्र बिता देते हैं और ऐसे नहीं लिख पाते हैं। अच्छा। मैं सर कोई वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ये शुरू किया तो इस वजह से उन लोगों ने भी मुझसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर ली। और फिर मैंने बीएससी सीरियसली नहीं किया। बीएससी सीरियसली ना करने का कारण था कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। और वो जो सर वो 3 इडियट्स वाला राजू रस्तोगी वाला केस मेरे साथ थोड़ा हो गया, कि हम्म। जल्दी से गरीबी दूर करने वाली बात। तो मैंने सोचा कि नौकरी मिलने में तो पता नहीं कितना टाइम लगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पोएट्री में ही अपना कैरियर बना लेता हूँ। पोएट्स के अच्छा बारे अच्छा, में मैंने सुना। ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने डिसाइड करा कि अब आप पोएट यस बनेंगे? सर। हाँ, अच्छा। फर्स्ट ईयर में ही मैंने डिसाइड कर लिया। तो ओके। फर्स्ट ईयर तो निकल गया सर शुरू से, चूंकि 12th का भी थोड़ा सा मेरे ऊपर था तब तक असर। लेकिन धीरे धीरे चीजें भूलने लगी। 12th भी, सेकेंड ईयर भी मैंने ठीक से कर लिया, 60% से एबव ही थे। लेकिन थर्ड ईयर में सर मैं जाके फेल हो गया। सर थर्ड ईयर में फेल हो गया, लेकिन तब भी मुझे अक्ल नहीं आई। और मैं ट्रेवलिंग, कविताएं, दिल्ली तक गया कविताएं पढ़ने। 3 4 बार दिल्ली में गया हूँ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 2 बार कविताएं पढ़ी मैंने। तो कई जगह गया। लेकिन सर वहां से
मुझे इनकम नहीं हो रही थी, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, वो दूर नहीं हो पा रही थी। तो हम्म। 2014 में, 2014 में जो मेरी कंप्लीट जानी थी बीएससी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई, वो फिर मैं फेल हो गया। फिर 2015 में सर फिर अगेन फेल हो गया मैं, कविता के ही चक्कर में। फिर हम्म। मैंने सोचा कि अगर अब अगर फेल हो गया तो 2016 में मैंने पास किया, ये सोचकर मतलब मैंने मेहनत करी कि अगर इस बार फेल हो गया तो मुझे 3 साल, पूरा तीनों साल का बैक लग जाएगा, फिर मुझे फिर से बीएससी या बीए जो भी करना है करना पड़ेगा ग्रेजुएशन। अच्छा, तो आपने 3 साल की ग्रेजुएशन को बेसिकली 5 साल में पूरा किया, बिकॉज आप यस पोएट्री सर। को बहुत सीरियसली परसू करने लग गए थे यस और सर। आपने पढ़ाई को वो इग्नोर, भी वो पोएट्री में कोई खराबी नहीं संदीप, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई आपने लगता है बिल्कुल ही छोड़ दी थी उस समय। यस सर, बिल्कुल ही छोड़ दी थी, यही कहेंगे सर, बिल्कुल। तो और उसके बाद फिर मैंने, अब चूंकि घर से सपोर्ट मिल नहीं पा रहा था बहुत ज्यादा पैसे का, तो मुझे मजबूरी में एक स्कूल में मैं प्राइवेट पढ़ाने लगा। 2014 में मतलब बीएससी मुझे लगा था पास हो जाऊंगा, लेकिन पास नहीं हुआ, और मैं ऐसे ही अच्छा। प्राइवेट में 6 7 तक के बच्चों को पढ़ाता था। हम्म। और वहां से बिल्कुल नॉर्मल मतलब खर्चा चलने भर का मिल जाता था इतना। तो लेकिन 2 साल बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2016 में, तो मैंने सोचा कि इससे काम चलेगा नहीं, पोएट्री शायद मेरी रोटी का इंतजाम नहीं कर पाएगी। तो और ये प्राइवेट से भी मैं इतना ब्राइट रहा हूँ, तो मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। हम्म। तो उस समय मैंने जाके फिर सोचना शुरू किया कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना है। हम्म। और 2016 के बाद से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन धीरे धीरे शुरू की। तो यही पहला पहले मेजर मैंने, एग्जाम है जो आपने क्लियर किया है अभी, जो 2020 का यस सर। आईबीपीएस पीओ। तो लेकिन ये यस सर, भी ये 2000। लंबा पीरियड ही था, 4 साल के आसपास आप बोल रहे हैं, 2016 से यस आप सर। लगभग स्टार्ट किया। हाँ सर, लेकिन फिर भी आई वुड से दैट इट वाज नॉट फुल्ली, आई वाज नॉट फुल्ली कंसंट्रेटेड, मतलब आई स्टार्टेड हाफ हार्टेडली। हम्म। क्योंकि मैं जो पहले तो मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस था पोएट्री का, मेरा आधा मन उधर ही भागता रहता था कि यार इसी को करें, इसी को करें। हॉबी भी थी और मजा भी आता था, प्रशंसा भी मिलती थी, थोड़े बहुत पैसे नहीं मिलते थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो हम्म। वहां से मैंने, तो 2016 से मैंने धीरे धीरे शुरू किया अपना तैयारी। ऑफलाइन क्लासेस मैंने ज्वाइन करी वहीं आसपास, और फिर वहां जाने लगा। वहां से मैंने सीखा, लेकिन उतना नहीं सीख पा रहा था जितना इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए जरूरी होता है। मतलब हम्म। उतना सिंसियरिटी वहां नहीं आ पा रही थी, कोई डेडिकेशन फुल्ली नहीं मिल पा रहा था, मतलब मैं नहीं डेडिकेट हो पा रहा था। कई हम्म। कारण थे उसके पीछे। हम्म। तो फिर ऐसे ही 2 साल तक चलता रहा। 2017 का एग्जाम, 2017 का जो एग्जाम था आरआरबी क्लर्क का, उसमें मुझसे प्री निकला था केवल, और हम्म। मेंस उसका भी नहीं निकला था। हम्म। और फिर उसके बाद, और पीओ का एग्जाम, पीओ के एग्जाम के बारे में सोचता ही नहीं था। मैं तो सोचता था क्लर्क बन जाऊं, उसके बाद प्रमोट होकर पीओ बन जाऊंगा। और क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मैं निकाल पाऊंगा। वो जब मैंने चीजें देखी, उसमें इतना सारा कुछ याद करने को होता था, रटने को होता था, जो कि मेरे बस की बात मुझे लगता था नहीं। हम्म। अब तो ये ऐसे धीरे धीरे, मतलब मैं कमाता भी रहा, 7 8 घंटे 10 घंटे काम भी करता रहा, 4 5 घंटे पढ़ता भी रहा, चार तो पांच क्या घंटे काम करते उस समय, मतलब। मैं मिस कर गया इस बात को, आप पढ़ा रहे थे उस समय स्कूल में? यस सर, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, और उसके बाद सर मैंने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था, ट्यूशन पढ़ा ये रहा था, अपने तो आप मैं को सात सपोर्ट आठ करने घंटे के लिए बेसिकली, मतलब जैसे आप हाँ। बेरोजगारी थे उस समय, आप अनएम्प्लॉयड थे, तो अपने को सपोर्ट करने यस के लिए सर। आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया साथ में। यस सर। तो साथ में मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। और ये पढ़ाना सर मेरा 2020 तक, 2020 तक कंटिन्यू रहा, जब तक कोरोना नहीं फैला था तब तक मैं पढ़ा ही रहा था, मार्च तक लगभग। उसके बाद मैंने, जब कोरोना फैल गया तो फिर बंद कर दिया इसको, क्योंकि मजबूरी थी, बंद ही करना था। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना ने, मतलब पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ हद तक फायदा भी किया, मतलब मैं फुली कंसंट्रेट होके पढ़ पाया सर। तो ये मुझे 1 साल का समय जो मिला, इसको मैंने फुल्ली यूटिलाइज किया, और इस बार निकाल दिया मैंने आप ही के लिए नहीं, रेस। कोरोना ने एक तरीके से बहुत लोग को हेल्प किया, जैसे बोलते हैं हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो एक्चुअली बहुत यस। सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करके पढ़ा एंड एग्जाम निकाला बहुत दिनों के बाद पहली बार। तो आप ही ऐसे नहीं थे, बहुत लोगों ने इस तरीके से इसका फायदा भी उठाया इस लास्ट 1 साल का, क्योंकि वो प्राइमरीली अपने घरों तक ही सीमित थे, घरों में ही रह रहे थे और पढ़ने का पूरा टाइम मिल पा रहा था। तो संदीप, और इस प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने बोला कि 16 से स्टार्ट करी, शुरू में आपका पीओ एग्जाम देने का मन भी नहीं करता था, इच्छा नहीं होती थी, यू नॉट फील लाइक कि आप उसको कभी निकाल सकते हैं, क्लर्क वगैरह में फेल हुए। उसके बाद में कैसे पिक किया,
सब्जेक्ट्स में दिक्कत थी, जैसे आपने बोला स्कूल में तो आप अच्छे स्टूडेंट थे, तो इंग्लिश मैथ्स में उतनी दिक्कत तो नहीं रही होगी, है ना? तो मतलब ठीक ही होता है लेवल, तो कैसे आपने फिर इसको इम्प्रूव किया, कैसे उन पे काम सर किया? सर कई बार ये होता है कि जो हम स्कूल में ग्रामर पढ़ते हैं और बोलते हैं या जो आमतौर पर पढ़ते हैं, वो उतना हेल्प नहीं करता इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और जैसे टेंथ तक की मैथ्स, टेंथ तक की पूछी जाती है, लेकिन टेंथ तक उतनी सीरियस होकर हम मैथ्स पढ़ते नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा सर एट्थ तक मैथ्स पूछी जाती है। जो इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एट्थ तक अच्छी मैथ्स पूछी जाती है। SI CI ये बाकी सारी चीजें, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सब नाइन्थ टेंथ में, 11 ट्वेल्थ में ज्यादा रहता ही नहीं है। और वहां जाके जब हम सीरियस होते हैं, जब सीरियस होते हैं तो वो ज्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम नहीं आता। राइट। तो मुझे लगता है कि इसके लिए अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी सारी चीजें, क्योंकि हमें ये तो सर सब लोग बता देते हैं कि एलसीएम निकालना कैसे है, एलसीएम निकालना, लेकिन एलसीएम है क्या चीज ये कोई बताता ही नहीं है। हम लोगों के साथ, हम लोगों की पढ़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि चीजें बता दी जाती है कि आपको ये करना है, ये चीज क्या है उस चीज के बारे में नहीं बताएंगे। मतलब फॉर्मूला बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है एक्चुअली, तो इसको ये जब तक आप नहीं जान पाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये जो बैंकिंग खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाएंगे आप। तो ये मेरे लिए वो बहुत हेल्प नहीं किया। मतलब ये था कि मेरा दिमाग अच्छा रहा होगा, मतलब लोगों के अनुसार, तो हो सकता है उसने हेल्प किया हो। तो 2016 से मैंने चीजों को, चूंकि मैं रट नहीं पाता था और लोगों पर थोड़ा फेथ करना भी डिफिकल्ट होता था। कई बार टीचर्स बोलते थे कि ये फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट है, इसको रट लो और फिर इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं कहता इस टाइप के तो ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या होगा। मतलब मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं ये शॉर्टकट क्यों रटूं, शॉर्टकट कहाँ से आया, मुझे ये जानना होता था और उसका सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे मेरा एंथुसियाज्म कम होता जा रहा था। मतलब मुझे लगता था शायद मैं एग्जाम्स के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, मुझे प्राइवेट में ही रहना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मतलब यूट्यूब पे ऑफलाइन सब जगह भटकता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन कुछ हेल्प नहीं हो पा रही थी। और फाइनेंशियल कंडीशन घर का इतना दबाव बढ़ता चला जा रहा था कि मतलब कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ करना शुरू करो। मतलब पापा पैसा देने से, वैसे भी मैं नहीं लेता था लेकिन बीच बीच में लेना पड़ता था क्योंकि ज्यादा कमाई होती नहीं थी। तो पापा भी दबाव बना रहे थे कि कुछ काम ही आओ, यहाँ पे घर पे ही चले आओ, कुछ काम करना शुरू कर दो। तो सर मतलब ऐसा लग रहा था कि अब होपलेस होता चला जा रहा था। 2019 में सर अप्रैल के आसपास की बात है, मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था कि बेस्ट वेबसाइट और चैनल फॉर बैंकिंग एंड SSC एग्जाम्स। मेनली बैंकिंग का ही था क्योंकि मुझे पता था कि बैंकिंग वाला जल्दी हो जाता है, तो बैंकिंग का। तो उसने सजेस्ट किया, बहुत सारे नाम सजेस्ट किए और उसने मीट साइन का भी नाम सजेस्ट किया। और वहीं से सर मुझे लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो उसने सजेस्ट किया कि मेट साइन पे जाओ, देखो वो थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाते हैं और इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो ये आपको थोड़ी दिक्कत कर सकता है। तो लेकिन मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, हाई लेवल से मतलब नहीं था, मुझे तो हाई लेवल ही चाहिए था। तो फिर मैं आया और मैंने सर वो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे जो पड़ी हुई है वो फ्री में, तो उसको मैंने देखा। तो उस साल सर मेरा SBI क्लर्क सर निकल गया। मतलब SBI क्लर्क जब मेरा निकल गया तो मुझे लगा हाँ यार, मतलब कुछ तो बात है। सिर्फ मैंने अप्रैल मई जून पढ़ा था और उसी के आसपास इसका एग्जाम हुआ था और वो निकल गया। तो मुझे लगा कि मेरिट साइन से यानी कुछ हेल्प हो सकती है। तो मैंने सोचा कि देखूं कुछ मतलब और कहीं पढ़ाते हो, क्योंकि वो सारा मैंने देख रखा था तो उसको रिपीट करने का ज्यादा मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर तो पता चला कि पेड भी प्रोग्राम आता है, तो मैंने सर 2019 15 जुलाई को आसपास उसको ज्वाइन कर लिया था। और उस साल मैंने 2019 में IBPS PO का ही वो प्रोग्राम था और मैंने उसको PO को सर निकाल दिया, मतलब प्री निकल गया। मेंस में सर रीजनिंग में मेरा 0.75 मार्क्स से अटक गया, वरना मेरा कट ऑफ से काफी ज्यादा नंबर था, लेकिन वो अटक गया। तो फिर मैंने अपना वो बंद नहीं की प्रिपरेशन 2020। फिर उसके बाद यही रहा कि 2020 तक मैं पढ़ता रहा। 2020 से पूरा 2020 का बैच लिया, उसको भी मैंने पेड प्रोग्राम लिया और काफी, क्योंकि 2019 वाला मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, वो 70-80% ही कंप्लीट कर पाया, पूरा 100% कंप्लीट नहीं कर पाया और मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। तो ये सब मैंने सोचा कि फिर से एक बार ले लेता हूँ। पापा को मैंने रिक्वेस्ट की कि सर पापा मतलब
ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हो सकता है मैं निकाल ले जाऊं। और मैंने एक्चुअली कह दिया था पापा से कि 2020 दिसंबर तक का मुझे समय दे दीजिए आप और पैसे दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। तो सर मुझे लगता है मैं अपनी बात पे शायद खरा उतर आया, क्योंकि कोरोना फैल गया तो उस हिसाब से मैंने 2020 वाला ही एग्जाम निकाला है। तो ये आपके सर कितने मार्क्स रहा। है आईबीपी, आपने आईबीपीएसपीओ निकाला है ना, एसबीआई का आपका इंटरव्यू रह गया, ये एग्जैक्टली मुझे ध्यान है यस आपके सर, बारे में। यस कितने सर, मार्क्स हैं यस आपके सर आईबीपीएसपीओ में, एक बार सेक्शनल भी बता दीजिए, टोटल भी बता दीजिए। सर 98 मार्क्स टोटल, 98 पॉइंट समथिंग है इसमें। और मेरा क्वांट में 18 मार्क्स है। हाँ हाँ। और रीजनिंग सर मेरा खराब हो गया था, लेकिन उसमें भी 13 मार्क्स है, 13 मार्क्स हैं। और इंग्लिश में 26 पॉइंट समथिंग है। अच्छा। डिस्क्रिप्टिव में 17 मार्क्स हैं। ओके। और जीएस में 24 मार्क्स हैं। अच्छा, तो उसके हिसाब से आपके टोटल आया, फाइनल आपका मेरिट में कितने मार्क्स थे आउट ऑफ 100? सर आउट ऑफ 100 49.27। तो इंटरव्यू में 70 70 के आसपास रहे होंगे कुछ उस हाँ तरीके। यस सर, 72। ठीक है ठीक है ठीक है। और एसबीआईपीओ में कैसे रहे थे आपके मार्क्स, क्या हुआ एसबीआईपीओ में, वो उसमें क्या हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं, इसके इंटरव्यू वगैरह के बारे में। एसबीआईपीओ में एग्जैक्टली कहाँ गड़बड़ हुई थी? सर एसबीआई पीओ में इंटरव्यू में ही गड़बड़ हुई, क्योंकि जो कॉमन परसेप्शन ये है कि 60-70% मार्क्स दे ही देते हैं इंटरव्यू में। तो हम्म ये मेरे भी दिमाग में था कहीं ना कहीं जब मैं इंटरव्यू के लिए गया। लेकिन वहां पे अब मैंने ऑप्टिमल परफॉर्म नहीं किया, ये मैं कहूँगा। वहां पे मतलब जो मैं गया तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, उनका मैं थोड़ा हड़बड़ाया जवाब देते समय। हड़बड़ाहट भी, उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे। हर उसमें 5 पैनल में 4 लोग थे, चारों ने एक एक क्वेश्चन ही किए। और मतलब मैंने उनका थोड़ा हड़बड़ा के जवाब दिया, हो सकता है कुछ गलतियां भी हो गई हों। तो हम्म बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं गया, मतलब मेरा ही मानना ऐसा था कि मैं बाहर निकल के ही बोला कि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हो गया। हम्म। और उसमें फिर सर वो इतना बुरा एक्सपीरियंस है कि शायद मैं उसको पूरी जिंदगी सोचूंगा कि सर मुझे फेल कर दिया गया था इंटरव्यू बट में अब वो हर ज्यादा अंदर मैटर से। नहीं करता। आपके मार्क्स कितने थे रिटन में और इंटरव्यू में एसबीआईपीओ में? सर इंटरव्यू में तो सर 50 में से 18 मार्क्स मतलब फेल कर दिया था। हम्म। और रिटर्न में 94 थे, 94। जो कि ठीक थे मार्क्स, एसबीआई के पेपर के हिसाब से थोड़ा मुश्किल पेपर था कंपेयर टू आईबीपीएसपीओ। ठीक है ठीक है। बताइए थोड़ा सा तैयारी के बारे में, इंटरव्यूज के बारे में बताइएगा, क्या आपके हिसाब से, क्या आपने सर एसबीआईपीओ में मुझे गलत किया, आईबीपीएस में क्या अच्छा किया, बताइए थोड़ा सा। सर मुझे लग सर मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। आप चाहे जितना वीडियो देख लें, चाहे जितना लोग आपको बता दें, लेकिन जब तक आप खुद कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वही है कि जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तैरना नहीं सीखेंगे। तो हम्म मैंने एसबीआई पीओ का जो इंटरव्यू था उसने हम्म मुझे आईबीपीएस पीओ में हेल्प किया सर। हम्म मतलब 4 को मेरा था एसबीआई पीओ का इंटरव्यू, और 9 को था आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू। तो इसका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, तो यहाँ से जब मैं गया वहां तो ज्यादा कॉन्फिडेंट था। और मैं ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर्ड महसूस कर पा रहा था कि मुझे हम्म। कैसे जवाब देने हैं। क्योंकि अच्छा। यहाँ जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मुझे लगा पता नहीं, उस समय तुरंत मैं नहीं सोच पाया। लेकिन फिर मैंने उनके बारे में विचार किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, तो उसने काफी हेल्प किया मुझे आगे आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में। कहाँ अटके थे तो आप ये एसबीआईपीओ के इंटरव्यू में एग्जैक्टली? सर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। अभी तो मैं सोचता हूँ क्वेश्चंस के बारे में तो हंसी आती है कि मैं कैसे ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब आपके जो वीडियोस थे वो मैंने सारे देखे थे। और हम्म अ, मतलब एक एक नहीं, 2 2 बार मैंने देख रखे थे, पीडीएफ पढ़ रखी थी। जो आपने कहा था कि वो बना के रखो, उसको मैंने बनाया था, उसमें सारे उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, 35 की 35 की। लेकिन वहां पे उन्होंने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मतलब जैसे मैं बिल्कुल तैयार नहीं था जिस क्वेश्चन के लिए, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आपने क्या पढ़ा है। तो मैंने कहा सर बैंकिंग हम्म में क्या पढ़ा है, तो मैंने कहा सर हम्म बेसिक्स पढ़े हैं। यही जवाब मैंने प्रिपेयर कर था, इसको ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड था। हम्म लेकिन उन्होंने जो अगला क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा तो जो बेसिक्स पढ़ा है चलो बता डालो। ये हम्म। क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। मेरे समझ में ना आया कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि जानता तो मैं बहुत सारी चीजें था, हम्म। लेकिन बेसिक्स में शुरू से कहाँ करूँ, ये मैं हड़बड़ा गया वहां पे। ओके। तो ये मेरे साथ सर हो गया। और फिर उसके फिर बाद आप उससे उन्होंने, उबर ही नहीं पाए, मतलब बेसिकली यू कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दैट सिचुएशन इन द एसबीआईपीओ ये इंटरव्यू। सर, इस एक्सपीरियंस ने सर कैसे इसमें हेल्प करा, उसमें क्या पूछ रहे थे आपसे एग्जैक्टली सर वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि
आप बताइए, अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में मैंने बताया, फिर उन्होंने अपने कहा कि घर के बारे में बताइए। तो इन मतलब ये चीजें जो थी वहाँ के एक्सपीरियंस की, वो मुझे ज्यादा कूल और कंपोज्ड बना के रख रही थी। मतलब पहले से मुझे एक्सपीरियंस था, तो मुझे पता था कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम्म। और ये कोई ऐसी हवा चीज नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे लगा। तो उसने हेल्प किया मुझे। ओके, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताइए। जैसे आपने, मैंने देखा आपके मार्क्स जो हैं बैलेंस्ड हैं काफी। ऐसा नहीं है दैट सम स्टूडेंट्स डू वेरी वेल इन जीके बट मैथ्स में दे आर वेरी पुअर या रीजनिंग में दे आर वेरी पुअर। तो आपके मार्क्स जो मैं, मेरे को काफी बैलेंस लगे। मतलब ऑब्वियसली कुड हैव गॉट मोर बट फिर भी बैलेंस्ड स्कोर है। तो कैसे कैसे आपने करा इन सब्जेक्ट? इंग्लिश से स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए। इंग्लिश के लिए आप कैसे हैं इंग्लिश में जनरली? सर इंग्लिश इंग्लिश के लिए मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत करी है। इंग्लिश के लिए ऑब्वियसली सर, आप हमेशा कहते हैं हार्ड वर्क पेज, तो हमेशा मतलब हार्ड वर्क ही काम आएगा, और जो हार्ड वर्क करता रहेगा उसको सक्सेस मिल ही जानी है एग्जाम्पल दीजिए अपने इसमें। हार्ड वर्क के, थोड़ा सा क्या क्या हार्ड वर्क किया आपने यस इंग्लिश सर, में, चलिए बताइए। इंग्लिश के लिए मैंने सर बहुत हार्ड वर्क किया। मतलब मैं लगभग 2 साल से पिछले द हिंदू पढ़ रहा हूँ। अब द हिंदू मैं जिस प्रकार से पढ़ रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं रोज उसमें सारे आर्टिकल्स पढ़ता था। मतलब कि शुरू में जब मैंने शुरू किया था तो उसमें सिर्फ 1 या 2 आर्टिकल पढ़ता था, और उसमें ही मेरी 50-60 मीनिंग फंस जाती थी। तो हम्म। उसको मैं लिख लेता था, और जो रत्नाभा सर बताते हैं रामसर मेथड, उससे मैं उसको रिवाइज करता था। उसमें आप रिवीजन रोज बहुत होता 50-60 है। वर्ड्स को उठा के डिक्शनरी में देख के लिखते थे अपनी नोटबुक में? यस, यस सर, बिल्कुल मैंने किया है ये। मतलब शुरू में तो बस बहुत मेहनत टाइम है लगता था, संदीप। लेकिन यस सर मैंने किया है ये। काफी लोगों को हो सकता है कि ना हो, लेकिन मैंने किया है एग्जैक्टली। मैं आपको कॉपी चाहे तो दिखा सकता हूँ, मेरी 4,000 5,000 मीनिंग हो गई है, मैंने याद कर चार डाली पांच है हजार सर। वर्ड्स आपने नोट कर रखे हैं सिर्फ हिंदू के, 1.5। हिंदू पेपर से, हिंदू के यस एडिटोरियल सर, से? यस सर, बिल्कुल। वंडरफुल। वो सब, और सर सर याद भी है मुझे, वो याद भी कर रखे हैं उनको। तो मतलब इसीलिए आपने अब जब वीकेंड पे मैं आपने द हिंदू काफी पढ़ता काम किया है हूँ। फिर पिछले 1-2 साल के अंदर। यस सर, और फिर मीनिंग याद करता था। इसमें सर मेन चीज दो ही मुझे लगती हैं। हम्म। एक चीज है रीडिंग, और दूसरी चीज है मीनिंग। जितनी जितने वर्ड्स आपको पता हो उतना समझ में आएगा, और हम्म। जितनी रीडिंग करेंगे उतनी स्पीड आ जाएगी, और वैसे ही आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और जो शुरू में सजेस्ट किया था सर, 2017 वाले प्लेलिस्ट में आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि वर्ड पावर मेड इजी, हाँ हाँ। और हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर। सर राइट। उसको भी मैंने पढ़ी है, दोनों किताबें मैंने वो पढ़ी हैं। आपने ठीक से की मतलब दोनों बुक्स, उससे ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। एंड किसी को भी बेसिक सर से मैंने स्टार्ट करने में उसमें बहुत हेल्प करती हैं। सर आई मैंने थिंक समीर सर उसमें ने वर्क रेकमेंड किया किया है उस है। प्लेलिस्ट में वहां पर। यस सर, आपने समीर ठीक सर से ने की थी रेकमेंड दोनों? किया है। सर मैंने उस पर वर्क किया है, जैसे उसमें बताता है कि जैसे जैसे करना है वैसे वैसे किया है। हाँ हाँ। तो मैंने वर्ड पावर मेड इजी तो एक ही बार किया है, लेकिन हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर 2 बार किया है सर। तो अच्छा। उसमें हेल्प तो हुई है सर। 150 स्पीड आती थी, 300 साढ़े 300 आती है आजकल। तो स्पीड बढ़ी है, और सर के तरीके हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। तो लेकिन ये ये मेरी प्रोसेस इंग्लिश की। ग्रेजुअली होगा, मतलब जैसे आपने कही। बहुत स्लो सर बहुत स्लो, इतना स्लो कि मतलब आप तुरंत अगर रिजल्ट आप सोचने लगेंगे तो हो गया, नहीं हो पाएगा फिर। हम्म। महीने 2 महीने में धीरे धीरे आपको महीने भर तो लग जाएंगे थोड़ा रिजल्ट देखने में। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में 50-60 वर्ड फंसते थे, फिर बाद में वो घट के 40 हुए, 30 हुए। अब पढ़ता हूँ तो 2-4 वर्ड फंसते हैं, तो हम्म। या नहीं भी फंसते हैं, ऐसा होता है। और अ, ये मेरा सर इंग्लिश की स्ट्रेटजी रही। एक एक चीज और भाई इंग्लिश में मैंने की सर, जो हम्म। मेरिट साइंस फ्री में अवेलेबल उपलब्ध कराता है, वो वर्ड मीनिंग उसमें 161 उसमें है, फाइवर। और फाइव। आरसी जो एक 135 है, हम्म। उसको भी सर मैंने सारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। सारा करा और है आपने, पूरा कंप्लीट किया है? yes, sir, सब किया। मतलब मेरिट साइंस ने मुझसे जो कहा है मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, ये समझ लीजिए। ऐसा रहा है। नहीं तो नहीं, ये तो इंग्लिश काफी के लिए बढ़िया मैंने है। लिखने के लिए भी कुछ किया होगा संदीप? लिखते थे रेगुलरली? राइटिंग स्किल्स कैसे? रेगुलरली आपने सर। 17 नंबर बताया अपने 25 में से, आई थिंक 17 इज डिसेंट। यस सर, 70। नॉट ग्रेट बट तो सर डिसेंट। प्रैक्टिस करते थे? यस सर, एक्सपेक्टेड नहीं था सर इतना। मुझे 20 से नीचे मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी सर राइटिंग बहुत इंप्रूव हो गई थी। और वो भी मैं लगभग 1 साल से ऊपर ही हो गया उसको लिखते लिखते। मतलब हम्म। मैं पहले शुरू में क्या करता था कि जो द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ता था उनकी समरी लिखने की कोशिश करता था। राइट। खराब होता था, बहुत गंदा होता था, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। और हम्म। इम्प्रूव होते होते ये हो गया कि मतलब बहुत कम लोग इतना अच्छा लिख पाते थे। सर ऐसा बोलते थे कि नहीं, मुझे ज्यादातर भी जो याद है, मैंने आपको ग्रुप पे समरी लिखते हुए देखा जरूर है, पढ़ी नहीं क्योंकि वो यस रत्नाकर सर का सर, डिपार्टमेंट था।
बट मैंने आपको यस सर। समरी लिखते हुए जरूर देखा है, तो मतलब अगर आप लिखेंगे यस तो इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा। तो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस यस आ गया था कि आप अच्छा लिख सकते हो? हाँ। यस सर, मैं सच सच बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं कोई घमंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 20 आएंगे। 17 है तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इससे, क्योंकि वो काफी अच्छा डिपार्टमेंट मेरा हो गया था। मैं तो सोचता था हम्म, एसबीआई में भी मैं सोच कर बैठा था कि मुझे इंग्लिश और राइटिंग हम्म, राइटिंग बचाएगी 50 में से। मैं सोच रहा था 40 नंबर तो राइटिंग में आ जाएंगे। तो हम्म, ऐसा सर मैंने सोच के बैठा था, नहीं नहीं, मतलब। बट लेकिन आपने उसके लिए एफर्ट भी बहुत बहुत सारा मारा है इसके पीछे संदीप। मतलब मैं अगर देखता हूँ इस चीज को सीरियस है, आपने 4-5 हजार वर्ड सीखे 2 साल के अंदर, ये इट्स अ फिनोमिनल अचीवमेंट। मतलब मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग नॉर्मली लोग 2 साल में 400 वर्ड भी नहीं सीखते, कुछ लोग तो 4 वर्ड भी नहीं सीखते 2 साल के अंदर। हमने 4-5 हजार नए वर्ड सीखे। हिंदू के यस एडिटोरियल से सर। आपने स्क्रैच से स्टार्ट करके अब ऐसे आप पोजीशन में ले आए हैं कि हार्डली कोई नया वर्ड निकलता है, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ी है। ऐसे में नंबर नहीं आएंगे तो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप इतना सारा काम करेंगे कुछ चीजों के ऊपर, तो मार्क्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। चलिए मैथ्स की बात यस बताइए, मैथ्स में आप कैसे थे? मैथ्स में कैसे किया? कितने कैसा परफॉर्मेंस रहता था जनरली मैथ्स में, बताइए थोड़ा सा। सर, शुरू जब किया था मैथ्स में तब तो मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं होता था। मतलब 6-7 नंबर जो कट ऑफ होते हैं वो कभी क्लियर नहीं होता था। हम्म, फिर जैसे आपने आप उसमें ज्यादातर आपका और सुमेश सर का ही सजेशन काम है। जैसे आपने कहा कि वो वैदिक मैथ कर लो। हम्म, सारा वैदिक मैथ सर, सारे तरीके मुझे पता है, मतलब हम्म, थॉरोली पता है। और फिर आपने उसमें सजेस्ट किया कि वो नंबर्स 1/2 से लेकर 1/30 तक पूरा याद कर डालो। सर रेसिप्रोकल्स के लिए 50। बोलते हैं हम लोग, हाँ। यस सर, आपने 30 तक स्क्वायर कहा था, मैंने 50 तक याद कर लिया। अब तो लगभग 100 तक, अभी 2 महीने से छोड़ दिया है तो याद नहीं होगा, वरना 100 तक हम्म, स्क्वायर याद कर डाले थे मैंने। बस बस अब सोचा रुक जाइए, खाली अब बैठा हूँ जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी इसके ऊपर। यस सर। और उसमें मतलब ये बहुत सर, ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। और फिर हम्म, जो आप तरीके बताते हैं कि जैसे परसेंटेज परसेंटेज और मुझे लगता है परसेंटेज और यूनिटरी मेथड, जिसको हम्म, रेशियो रेशियो प्रोपोर्शन। हम्म, इसके अलावा सर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैथ में कुछ है तो यही दोनों है। हम्म, डीआई में तो जो काम आता है वो सिंपल परसेंटेज काम आएगा आपको, और रेशियो प्रोपोर्शन काम आएगा। बाकी हम्म। चीजें तो कम ही काम आती हैं सर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है। बाकी चीजें आपको कंसेप्ट तो सारे ही सीखने पड़ेंगे, वरना आप बेसिक्स नहीं जान पाएंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन। लेकिन लेकिन सबसे आपका ज्यादा मैथ इस यूज लेवल होने पे वाला। पहुंच गया था कि आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिया? आपके कितने, बिल्कुल आपने सर। कुछ 15-20 मार्क्स बताए अपने, जो कि ठीक है। 18 नंबर थे सर। 18 18 नंबर नंबर है, थे ठीक सर। है। तो ये मतलब लेकिन इस लेवल पे आ गया था कि आपका कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाता था, एंड यस आप कम सर, से कम यस सर, कंफर्टेबल उसमें आराम फील से। करते थे? अच्छा, सर, अच्छा। मतलब अक्सर उसमें मेरा जो मैं ओले बोर्ड के मॉक देता था तो उसमें सर हमेशा 90 परसेंटाइल से ऊपर रहता था, अक्सर 95 के ऊपर रहता था, लेकिन 90 के नीचे कभी नहीं आता था। तो अच्छा, मतलब एक ये हो सर्टेन गया लेवल था ऑफ एक बार। प्रोफिशिएंसी आपने डेफिनेटली हाँ। अचीव कर ली यस थी। सर। ठीक है, यस सर। रीजनिंग का कुछ बताइए सर संदीप। सर रीजनिंग में सर जो बेसिक्स जो वो प्री में जब पूछी जाती है मेनली रीजनिंग, उसके लिए तो ढेर सारी प्रैक्टिस कर डाली, जितनी प्रैक्टिस हो सके। वैसे तो मुझे जो मेरिट साइन ने प्रोवाइड किया मैंने उतनी ही प्रैक्टिस की, क्योंकि वो इतना प्रोवाइड करता है कि उतना ही कर लो तो बहुत है। तो लेकिन उसमें जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे सिलॉग है, जैसे इनपुट इनइक्वलिटी है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इनको आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी स्पीड आ जाएगी। स्पीड की ही जरूरत होती है। और उसके बाद सर आती है पजल। पजल मुझे लगता है सर, मुझे अब फील होता है कि पजल जो है वो प्री के लिए बहुत जरूरी है, मेंस के लिए उतना जरूरी नहीं है। हम्म, मुझे लगता है कि प्री के लिए पजल बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री में लगभग 4-5 पजल आ ही जाती हैं, 35 में से 20 नंबर की पजल ही रहती है। हम्म, तो अगर उसमें आप दो दो पजल नहीं करेंगे तो काम आपका नहीं चलेगा, 2 से 3 पजल नहीं करेंगे तो। मतलब कहने का तो मतलब ये बेसिकली पजल के बिना प्री क्लियर नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। नहीं मेंस में नहीं है कि नहीं, मुझे नंबर मुझे कम आ सकते हैं लेकिन कट ऑफ निकल सकता है, ये हाँ, बेसिकली। कट ऑफ निकल जाएगी। अब बट ये आपका जैसे सर स्ट्रॉन्ग मैं जोन नहीं था? पजल्स कैसे थे आप पजल्स में जनरली? सर मेरा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं था पजल। पजल मेरा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं रहा। हम्म, मैं लेकिन मैंने फिर भी खराब नहीं था, इतना खराब नहीं था। खराब होता तो नहीं निकाल पाता शायद। हम्म, मैंने वो टेस्ट देता था, और टेस्ट के बाद फिर उसमें जो पजल बचती थी वो मतलब 5-6 पजल रोज करना, मतलब जब 10-20-50 हम्म, पजल रोज जो लोग बताते हैं मुझे नहीं लगता उतना जरूरी है। हम्म। रोज करना है, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यही है मुझे लगता है सबसे ज्यादा। रेगुलरिटी गैप, जरूरी है। रेगुलरिटी जरूरी है हम्म, सर। उसमें जैसे एक कोई भी मॉक खोल लिया, उसमें जैसे एलिट पैकेज आता है, कोई भी मॉक ले लेंगे तो उसमें ओली बोर्ड का एग्जांपल ले लें, एलिट पैकेज जो उसका आता है,
उसमें से इतने मॉक होते हैं कि उसमें से आप पजल खोल लीजिए और करते रहिए, हम्म। मतलब खत्म ही नहीं होने वाले, वो इतने सारे एग्जाम्स होते हैं। हम कितने एग्जाम हम्म। देते हैं, 5-6 एग्जाम देते हैं, उसमें 10-12 एग्जाम के मॉक वो लोग देते हैं। तो उसको मैं उसको लगातार करता था। और जो आपने जो 20-50 पजल करवाए होंगे वो मैंने किए हैं सारे। आपके पजल सर मैं 2-2 बार किया हूँ। इसका रीजन ये हम्म। होता था क्योंकि आप टेक्निक बताते थे ना कि उसको करना कैसे है। तो हम्म। अ, सबसे पहले तो इसके इसमें जो मैंने एक बात बताना भूल गया कि जो आपने वो जो प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे फ्री वाली हम्म। 10-10 मिनट वाली, वो हम्म। बहुत काम आई सर शुरू में मेरे लिए। हाँ, उसने उसी बड़ा से स्टार्ट हेल्प करने किया। के लिए जनरली हम बोलते हैं सबको कि पहले वहां हाँ से start। तो वहां उसके बाद से मतलब फिर पजल में लोग पूछते हैं कि कहाँ से शुरू करें। तो जब पजल करने लगो तो धीरे धीरे ये अंदाजा लग जाता है कि कहाँ से शुरू करना है। जैसे हम्म। मान लीजिए PQRST कई लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें हम्म। हम वो पूरा पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो हम्म। कौन सा लेटर, मान लीजिए पी सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो पी से शुरू कर देना है, नॉट ज्यादा ना हो ये ध्यान देना है। ये सारी हम्म। चीजें ध्यान रख के और फिर सर हो जाता था पजल। तो ये मैंने पजल के लिए किया। और इसमें सर जो इग्नोर करता, और पहली बार में मैंने भी इग्नोर किया था, मुझे लगता है कि रीजनिंग में मेरा कट ऑफ नहीं निकला था IBPS PO 2019 का। उसका हम्म। रीजन यही था कि मैंने इग्नोर कर दिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। वो जो आता है क्या कहते हैं सर क्रिटिकल पजल के रीजनिंग। अलावा क्रिटिकल रीजनिंग। सर हम्म। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्रिटिकल हम्म। रीजनिंग जितना ज्यादा आप कर सके उतना कर लीजिए। आप लोगों ने हम्म। सजेस्ट किया हम्म। कि यहाँ से जेट GMAT के क्रिटिकल रीजनिंग जी कर मैट की लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन से। यस सर। हाँ तो जी। मैंने उसके 200 क्वेश्चन किए थे सर, हम्म। GMAT से प्रैक्टिस किए थे। हम्म। और तो उसने सर मुझे बहुत हेल्प किया। रीजनिंग हम्म। मेरा बहुत स्ट्रांग पर नहीं था। उसका रीजन ये भी था कि मैं इंग्लिश और मैथ्स को ही सबसे ज्यादा टाइम भी देता था, रीजनिंग को टाइम भी कम देता था। अब जिस चीज को आप टाइम देंगे वो ऑब्वियसली इंप्रूव हो ही जाएगी। नहीं नहीं, वो तो दिखता है, तो आपने ये इंग्लिश को इतना ज्यादा टाइम दिया हुआ है कि मतलब मैं सोच के मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा आपने उसमें सर काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली सर फर्क पड़ना आपने चाहिए। लॉजिकली सोचना सिखाया ना, आपने लॉजिकली सोचना सिखाया है, तो लॉजिकली सोच के मैं देखता था। तो मुझे लगता था सबसे ज्यादा नंबर तो इंग्लिश के ही है। 50 नंबर तो SBI PO ही टारगेट होता था, 50 नंबर तो रिटर्न के हैं, और बाकी इधर 40-50 नंबर इसमें है। तो सबसे ज्यादा नंबर तो इंग्लिश के ही है, तो इसीलिए इंग्लिश में ज्यादा समय दे दिया सर। और उस सर जीके का इंग्लिश बताइए स्पीड थोड़ा बढ़ सा जाती। संदीप। सर GA में सर जो शुरू में जो कोरोना फैलने से पहले सर जनवरी से मैंने 2020 से शुरू कर दिया था। सर का जो वो आता था रोज का वाई। मेरिट साइंस, हाँ वाई, उसको मैं हम्म। रोज करता था। उसको मैंने जुलाई तक मई तक किया, मई जून तक किया। हम्म। लेकिन फिर एग्जाम के कोई आसार नहीं आए दिखे, तो मैंने कहा ये मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगा। हम्म। हम्म। वो हो सकता है मेरी गलती ही थी, लेकिन उसको हम्म। मैंने छोड़ दिया सर, उसको करना हम्म। बंद कर दिया। हम्म। बाद में GA के लिए मैंने स्टडी IQ का कोर्स खरीद लिया था। एक गौरव गर्ग सर हैं, वो पढ़ाते हैं, काफी हम्म। अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम्म। उनके कोर्स ने काफी हेल्प किया। और ये समीर सर का जो वीडियो आता है लास्ट में, ये लास्ट रिवीजन वाले वीडियो सेशंस। में, हाँ वो हम्म। लास्ट वाले वीडियो मैंने देखे थे, एक एक बार देखे थे वो। और बाकी गौरव गर्ग सर के वीडियोस मैंने उसको मतलब लगभग 6 महीने का GK लगभग रट डाला था। ये था। तो इसीलिए मेरे मुझे लगता है काफी ठीक नंबर हैं, 24 नंबर हैं, जो बहुत नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। कितने दिन की मेहनत से आए होंगे ये आपके जो 25 के आसपास आपके जीके में जो मार्क्स है, ये लगभग कितने दिन की मेहनत रही होगी? आपने रेगुलरली तो किया नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं कि सर। रेगुलर पढ़ो, तो ये लगभग कितने दिन सर की मेहनत होगी? मुझे लगता है सर 3 ढाई 3 महीने, 2.5-3 महीने लगे। 2.5-3 महीने आपने बोला? यस सर। अच्छा मतलब अच्छा। उसको मैं बहुत टाइम नहीं देता था, 1 घंटे दे दिया बस ऐसे ही। अच्छा अच्छा, मतलब कोई ढाई रोज। तीन महीने आपने फिर एक एक 1.5 घंटे टाइप रोज पढ़ा हाँ होगा उस तरीके से। जैसे यस सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, कुछ लोग लाइक दे लाइक टू डू इट इन द एंड, 20-25 दिन सिर्फ पढ़ लिया जीके, कुछ लोग रेगुलर पढ़ते हैं 1 आध घंटा। आपने करीब 2.5-3 महीना दिया होगा, क्योंकि बाद में एग्जाम भी सारे एक साथ हो गए थे, पहले तो पता ही नहीं था हाँ एग्जाम तो में क्या होने वाला है। अच्छा, आपने भी पढ़ाई छोड़ दी थी क्या कोरोना वोरोना के टाइम पे? मतलब जैसे आपने तो वैसे सर ही लाइफ में ठीक ठाक धक्के खाए हुए हैं, तो आप तो मतलब ऑलरेडी नहीं जले सर, हुए थे, तो उस तरीके से मतलब आपने भी छोड़ वोड़ दिया था कोविड के टाइम पे सब कुछ, अब कुछ नहीं होना? नहीं सर, मतलब मैंने नहीं छोड़ी थी पढ़ाई, मैं ईमानदार रहूंगा। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी बीच में कहीं भी। मतलब कोरोना फैला तो मैंने बस यही सोचा कि कुछ तो होंगे जो पढ़ रहे होंगे और मुझे उनसे आगे रहना है, जो पढ़ रहे हैं उनसे हम्म। आगे रहना है। तो हम्म। ये सोच के मैं लगातार पढ़ता रहता था। और मैंने कंटिन्यूअसली, ये है सर कि गांव में रहता था। क्योंकि कोरोना के टाइम पे मैं गांव में चला गया लगभग 3-4 महीने वहां पे, तो वहां इंटरनेट नहीं आता था।
शायद मैंने आपको ये बताया भी उस वक्त कि सर इंटरनेट नहीं आ रहा है, लाइव सेशंस करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जा रहा है, तो डाउनलोड करके वीडियो देखने पड़ते थे मतलब। और मुझे कई बार ये होता था कि रात को वीडियो लगा दिए, सुबह तक डाउनलोड हो रहे हैं, इस टाइप का भी करना पड़ता था। अच्छा, तो स्लो काफी इंटरनेट कनेक्शन के साथ रात में डाउनलोड करते थे ऐप के अंदर और फिर सुबह देखा करते थे। हाँ ये सर ऐसा हुआ है कई बार। तो ऐसे ऐसे किया है गांव में रहकर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ जरूर, लेकिन हाँ बंद नहीं किया, बंद कभी नहीं किया। एक भी दिन सर पिछले 1.5-2 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने पढ़ाई न करी हो। मुझे कहीं रिश्तेदारी में भी जाता था तो चाहे मैं मेरिट साइन का वो जो मैथ्स ऐप है उसको खोल के वही रिवीजन कर डाला, लेकिन हाँ हाँ कुछ ना हाँ। कुछ पढ़ा जरूर। ऐसा नहीं कि एक भी दिन नागा चला जाए, खाली चला जाए, काम ना हो, ऐसा नहीं 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 किया नहीं, सर। बहुत 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 बड़ी बात बोल दी आपने संदीप। मतलब बहुत मुश्किल है ऐसा डिसिप्लिन रख पाना। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो सभी के साथ होते हैं, बट लगातार अगर आप ये बोल सकते हो कि एक भी दिन खराब नहीं करा है पिछले 1 आध साल में, 1.5 साल में, जो भी है, बहुत बड़ी बात है यार। मतलब इम्प्रूवमेंट तो होना ही था। अगर आप इतना रेगुलरली, इतना सिंसियरली, इतना डिसिप्लिन से पढ़ोगे तो फायदा नहीं हो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ एक ऐसी चीजें होंगी जरूर जो आप बोलोगे कि मैंने गलत किया, या मेरे से कोई सीख सकता है, या मैं किसी को एडवाइस करूंगा तो बोलूंगा ऐसे करना या ऐसे मत करना, ऐसा कुछ बताइए। तो, देखिए शुरू में भटकाव बहुत ज्यादा होता है, तो सही मेंटर्स का मिलना, सही व्यक्ति को ढूंढना बहुत जरूरी है। और दूसरी हम्म चीज, शुरू में मैं किसी के ऊपर फेथ नहीं मतलब मेरा आता था, तो ये बहुत ही बुरी आदत है, मैं मानता हूँ कि किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था। हम्म। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो फिर उस पर भरोसा करिए, वो जो कह रहा है उसको रिलीजियसली मानिए। हम्म मैंने जब मेरे साइंस के साथ यही करना शुरू किया तो मतलब मुझे उसका आउटकम भी मिलना शुरू हो गया। तो आप जिस पर भी भरोसा कर रहे हैं, कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, उस पर पूरा भरोसा करिए। ये सर एक गलती जो मैंने करी थी शुरू में, वो नहीं करनी थी। अच्छा, आप नहीं मानते थे और हमारी बात को शुरुआत में? आपकी बात नहीं सर, जब मैं बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या बाकी अच्छा जगहों अच्छा। पर जाता था, ओके। वहां पे ये नहीं होता था। आपसे हम्म तो मतलब कई बार ये लगता था सर, मतलब ज्यादा हो जाएगा शायद, लेकिन कई बार ये लगता था कि इससे ज्यादा तो मुझे आता है, ऐसी फीलिंग आ जाती थी। तो हम्म जब ये फीलिंग आ गई जहाँ पे, तो फिर आपका घड़ा भर गया, फिर बाहर ही निकलेगा। फिर आप कहाँ अंदर ले पाएंगे कुछ भी। तो हम्म। ये, लेकिन जब आप लोगों से मतलब आप लोगों से पढ़ना शुरू किया तो लगा ये तो समुद्र है, हम तो तालाब है, ये फिर नहीं हो पाएगा। मतलब हम्म। इनसे इनसे बेहतर तो नहीं मिल रहा था नहीं ये। नहीं नहीं, ये तो हम सारे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो ना, उनकी कम से कम बात सुनो। सिर्फ मैथ्स रीजनिंग मत पढ़ो, उनकी बात भी सुनो यार। आधा अधूरा खिचड़ी बनाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो आई एम हैप्पी दैट यू फॉलोड इट संदीप। बट ये आपकी जर्नी ना बड़ी लंबी है। मतलब आप जैसे बोल रहे हो 3 4 साल, आपने बोला घर में फाइनेंशियल इश्यूज, ये वो बहुत। मतलब मैं इस एस्पेक्ट पे स्पेशली फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे हमारे स्टूडेंट होते हैं। जैसे अब रिजल्ट आ गया एसबीआई पी आईबीपीएस का, सारे एग्जाम से सीजन खत्म हो गया, नया स्टार्ट हो गया। अब बहुत सारे लोग बेचारे इतने डिसअपॉइंटेड हैं, मेहनत भी करी, नहीं हो पाया सिलेक्शन। अब उनको लगता है क्या बचा है, फ्यूचर एकदम ब्लीक लगता है, इट लुक्स लाइक खत्म हो गया सब कुछ, अब पता नहीं कब एग्जाम आएगा, क्या होगा। उनके लिए अपने आप को आता है, उनको खराब नहीं है वो, बट उनके लिए अपने आप को मोटिवेट कर पाना, दोबारा से शुरू कर पाना, दोबारा से अपने आप को रिचार्ज करके, री एनर्जाइज करके एक बार फिर से एक नए सीजन की तैयारी करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आपने तो ये अब कितने 4 5 साल, 2016 17 से आप सीरियसली पढ़ रहे यस थे, सर। आपने कई बार किया, कैसे अपने आप को आप मोटिवेटेड रख पाते थे, क्या करते थे, कोई फॉर्मूला है उसका तो बताइए। अभी भी ऐसे टेक्स्ट आते हैं बच्चों के, अच्छे थे, पढ़ रहे थे, नहीं हो पाया किसी वजह से, अब क्या करूं सर सर? मेरे लिए तो सर एक तो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की खराब है उसके लिए मोटिवेशन बाहर से मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, वो तो मोटिवेट हम्म हो ही जाएगा। उसे उसके हम्म पास ऑप्शन ही नहीं है। हम्म और सर आपके जो सेशंस होते हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं। मतलब मैं ईमानदार रहूंगा इसमें, आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो हम्म देखते होंगे उनको भी पता है कि आपके सेशंस को अगर वो रेगुलरली फॉलो करें, आप जो बीच बीच में सेशंस लाते हैं यूट्यूब पे, हम्म उनको अगर वो रेगुलरली देखते रहे तो काफी ज्यादा मोटिवेटेड अपने आप को रख पाएंगे। और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, जो आप हमेशा ही कहते हैं और वो सही भी है, कि मतलब अगर आप करते रहेंगे तो हो जाएगा। कोई फेल नहीं होता सर, यहाँ पे फेल होने वाली कोई बात ही नहीं है, आखिरकार पास ही हो जाना है। नहीं तो नहीं, सर मैं अच्छा ही है आपके। देखो सेशंस का तो संदीप, ये सेशंस तो हम सबके लिए करते हैं, 10,000 लोग देखते हैं, बट निकलते कितने से लोग हैं? तो यार हमारा सर तो जो वो रोल है, तो हम सब हम ही करते हैं, सारे टीचर्स करते हैं जो भी अपना टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी सभी पढ़ाते हैं। बट अल्टीमेटली परफॉर्म करना तो स्टूडेंट के ऊपर ही आ जाता है ना। तो मतलब डू नॉट अंडरमाइन योर रोल हियर। आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाए, चाहे हमारी बात सुन के रख पाए, जो भी वजह से रख पाए, फिर भी किया आपने, क्रेडिट आप ही को जाता है।
तो वो जो चीज आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा एंड डिसिप्लिन रखा एंड इतने दिन तक लगातार किया, बड़ी बात है संदीप। मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ी बात है, नहीं कर पाते लोग। कोरोना के टाइम पे कितने सारे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे बिल्कुल बेचारे ना बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया, 4-6 महीने खत्म कर दिया। अब एकदम से ही वापस उठ के स्टार्ट करना है, जैसे एसबीआई क्लर्क का मेन एग्जाम था, एकदम से हो गया, तैयार ही नहीं थे लोग, बहुत सारे अच्छे बच्चे फेल हो गए उसके अंदर। तो ये बड़ी बात है, अगर आप लगातार पढ़ते रहे, गाँव में जाके पढ़ते रहे, किसी तरीके से रात में डाउनलोड करा, सुबह सेशन देखा, इस तरीके से आपने पढ़ा है, तो आप डिजर्व करते थे। मतलब से kudos to you, you did well, really did well. सर आपने कहा, मतलब आप बीच बीच में बताते रहते थे कि अगर ये डूम्सडे नहीं है, कोरोना जब फैला था तो आप कहते रहते थे हाँ हाँ कि अगर ये डूम्सडे नहीं है तो हाँ, एग्जाम तो होंगे कभी ना कभी। बिल्कुल। ये बात मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। मैं सोचता था कि जब होंगे एग्जाम और उस वक्त जो अभी पढ़ रहा होगा वही सिलेक्ट होने वाला है, तो वो बात मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि अगर या तो दुनिया खत्म हो जाए या तो मैं खत्म हो जाऊं, दुनिया खत्म हो जाए तो कोई हम्म बात ही नहीं है, तो फिर एग्जाम का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम होते हैं हम्म तब तो परफॉर्म करना रहेगा ना, हम्म तो तब के लिए पढ़ना था। तो ऐसे मोटिवेट करके रखना पड़ता है सर, मतलब अपने आप को। सर पापा को प्रॉमिस भी कर रखा था तो उसके लिए भी मोटिवेट करके रखना था। फैमिली का भी प्रेशर रहता होगा ऐसे केस में, मतलब क्या उन लोग का सपोर्ट किस तरीके का रहता था? मतलब ऑब्वियसली वो हम लोग के लिए, सबके लिए अच्छा ही चाहती है फैमिलीज हमेशा, बट वो भी एट टाइम्स दे गेट डिसअपॉइंटेड, उनको भी वो डेस्परेट होने लग जाते हैं, उनको भी रहता है कि जल्दी सक्सेस मिलनी चाहिए। उन लोग का क्या रोल था आपकी लाइफ में? शुरू से ही एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और परफॉर्म मैंने उस हिसाब से किया नहीं। तो हम्म उन लोगों ने मतलब मेरे पिताजी ने तो उम्मीद छोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि घर पे आके कोई काम शुरू करो, मैं हम्म पैसे नहीं दे सकता तुमको। हम्म क्योंकि मेरे घर पे, सर मैं बताऊं आपको, 8 लोग हैं, 8 लोग हैं फैमिली में, और हम्म मेरे पापा अकेले कमाने वाले हैं। हम्म मेरे हम्म चाचा की डेथ हो गई है, चाची हैं, हम्म उनके 2 बच्चे हैं, हम्म दादा दादी हैं, मेरी हम्म माँ है और मैं हूँ। तो हम्म इन सब का खर्चा अकेले पापा को करना रहता है, मतलब उनको हम्म देखना रहता है। और खेती ही एक सोर्स है, इनकम है। तो हम्म वहां से वो सिर्फ खेती से कमा के इतना सारा खर्चा निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है उनके लिए। तो उनको हम्म लग रहा था कि जल्दी से ये कुछ करेगा, कुछ हेल्प करेगा, हम्म लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर ठीक से हम्म उतर नहीं पा रहा था खरा। हम्म तो हम्म काफी निराशा उनको थी और वो मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर और कह हम्म रहे थे कि वापस आ जाओ। और ये सारी चीजें सब मेरे साथ चल रही थी। तो मतलब फैमिली का बहुत प्रेशर था, इतना कि मतलब मुझे तो मैंने कह दिया था कि अगर इस बार एग्जाम नहीं निकलेंगे तो मैं घर आ जाऊंगा। फिर मतलब जो आपको समझ में आए, जो आप बताएंगे वही मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा प्रिपरेशन और क्या। बट इस प्रेशर ने ये आपको कुछ हद तक मोटिवेट भी किया होगा, मतलब यस सर, यस सर, इसने इसने इसी की वजह से मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण था। और एक दूसरा बहुत बड़ा कारण था सर, मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब फ्यूचर वाइफ कह सकते हैं आप। हम मतलब कि हम दोनों की फैमिली ने हमारी शादी तय कर रखी है, शादी हम लोगों की होने हो जाएगी, लेकिन हम लोगों ने कंडीशन घर पे रख रखी थी कि हम्म शादी करेंगे नौकरी मिलने के बाद। तो हम्म उसने उसने मुझे इतना मतलब प्रेशर मेरे ऊपर बनाया। उसने कहा कि पढ़ना ही है, करना ही पड़ेगा, तुम करोगे नहीं तो कैसे हम्म काम चलेगा। और हम्म उसने यहाँ तक मतलब धमकी भी दे डाली कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मतलब मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ये भी सर इस हद तक भी बात पहुंच गई थी। तो हम्म। इन सब चीजों ने भी मुझे काफी मोटिवेट किया। ये बहुत सारी चीजें अब मुझे मोटिवेट लगता है उसने। आपने अब फाइनली अब आके आपने असली रीजन बताया, आपने मोटिवेशन का। पहले आपने मुझे बोल दिया, फिर फैमिली को बोल दिया, अब आपने जाके नहीं सही बात सर, बताई कि कहाँ से आपका ये सोर्स था ये मोटिवेशन का। चलिए, सर बहुत अच्छा, जो भी आपके लिए काम करे संदीप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, अब कोई मतलब हमने ब्रॉडली आपसे सारी चीजें डिस्कस कर ही ली है, स्ट्रगल भी सुन लिया आपका काफी दिन बाद। आई एम श्योर यू हैप्पी अबाउट दिस। क्या करना है इसके बाद में? अब बैंक में सर जॉब करने की कुछ और प्लान किया है? नहीं सर, सीजीएल प्लान किया है, एसएससी सीजीएल। और मैंने कोर्स भी ले रखा है, उसको अच्छा। मैं पढ़ रहा हूँ। सर पिछले साल का सीजीएल का रिजल्ट भी आना बाकी है, प्री मेंस दोनों निकल चुका है, डिस्क्रिप्टिव भी हो चुका है, हाँ तो हाँ। उसका रिजल्ट आना बाकी है। ओके। और अब उसमें हो जाता है तो मैं फिर वही करूंगा, और नहीं होता है तो 2020 वाला तो हर हाल में क्रैक करना ही है। चलिए, बहुत तो बढ़िया, मेन बहुत टारगेट सर बढ़िया, सीजीएल। बहुत बढ़िया। कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, आगे के लिए तैयारी वैयारी करना चाहते हैं? मतलब आपने इतने दिन तक इसमें झक मारी है, इतना इतना इसमें टाइम लगाया है, इतनी बार अपने आप को यस स्विच ऑन स्विच ऑफ किया होगा, करना ही पड़ता है, वो समझते हैं बार बार। कोई ऐसी चीज जो उनको मोटिवेट करे, कुछ ऐसा आपके? सर,
बिल्कुल, जो ये वीडियो देखेंगे, जो भी भाई बहन, जो भी एस्पायरेंट्स, मैं उनके लिए सर 4 पंक्तियां कहूंगा मैं, कि मैंने जो किया है वही है इसमें, और कुछ नहीं है। हाँ। कि कर्म करते रहो, न सुनो इस दुनिया की, इन दुख के दिनों का बीतना सुनिश्चित है। कर्म करते रहो, न सुनो इस दुनिया की, इन दुख के दिनों का बीतना सुनिश्चित है, और जीतने की बस यही शर्त, हार मत मानो, हार नहीं मानोगे तो जीतना सुनिश्चित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैसेज है इसमें संदीप, एकदम बहुत जबरदस्त मैसेज है। ये आप ही का लिखा हुआ है संदीप? यस सर, ये मेरी ही पंक्तियां हैं। बहुत बहुत कविताएं लिख रखी है सर मैंने, लेकिन अभी उसको फिर से स्विच करूंगा मैं, फिर उसको भी करना है, सीजीएल के बाद वही कविता भी करनी है साथ नहीं में। नहीं नहीं, बिल्कुल लेकिन एकदम आप चलिए, आप प्रोफेशनल पोएट तो नहीं बन पाए उस तरीके से, लेकिन आपने जो भी ये काम करा है, आई एम श्योर वो वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, आपके पास इतना सारा उसका कलेक्शन होगा। I'm sure you can pursue this as a hobby definitely, even if you have, when you're well settled. You're already well settled. Now, you know, you're part of a nationalized bank, so I'm sure you'll do well in future as well. आपको CGL के लिए बेस्ट विशेस अच्छे से दीजिएगा, तैयारी करते रहिए, एंड आई एम श्योर यूल डू वेल। एक जो सबसे बढ़िया बात है ना संदीप आपके उस पूरी चीज में, वो स्ट्रगल वगैरह तो सब अपनी जगह है ही, जो जो मेरे को मतलब सबसे इंप्रेसिव लगी, ये जो आपने ये मेहनत की है ना, मतलब ये मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने काफी सारा अपनी चीजों पे काम किया है। 4-5 हजार वर्ड 2 साल में, 1.5 साल में, जिसने भी नए वर्ड सीखे ना 4-5 हजार, वो सीरियस मेहनत कर रहा है, मैं बोल सकता हूँ। बहुत बड़ा नंबर है ये। मैं भी जैसे अपनी वोकैबलरी पे लगातार काम करने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। रिटेंशन बहुत मुश्किल होता है, कितने सारे लोग बोलेंगे, आप सीख लो आज 10 वर्ड, 1 महीने बाद देखो 10 में से 3 याद होंगे। सबके साथ होता है, आपने लगातार किया, रिवाइज किया, सीखा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल वोकैबलरी वाला, ये एग्जाम्पलरी है, बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर अगर आप ये सीखते रहोगे, करते रहोगे, तो लाइफ में बढ़िया करना सुनिश्चित है, आपके शब्दों में एकदम पक्का है कि लाइफ में बढ़िया ही करोगे। बहुत बढ़िया संदीप, अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आया। विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया करिए लाइफ थैंक यू में। सर, थैंक यू सर।